हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का 9th चैप्टर जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। उसी का ये हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग शासक और इतिवृत्त यानी कि मुगल सल्तनत में जितने भी राजा थे उनके बारे में और उनकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी का ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम लोग जो है एक एक करके एक राजा के बारे में पढ़े, जैसे बाबर के बारे में कि ये जो है 4 साल तक शासन किया, ये पहला शासक था मुगल सम्राट का, ठीक है। ये 1526 ईस्वी में जो है मुगल सल्तनत की स्थापना किया। इसकी लड़ाई जो है वो किससे थी, तो इब्राहिम लोदी के साथ थी, है ना। और इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया और फिर लोदी वंश जो है वो खत्म हो गया और फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। तो एक एक करके हम लोगों ने सब शासक के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में जो है भाषा के बारे में पढ़े थे। फिर मुगल का जो रंगीन चित्र है, जैसे आपको पता होगा अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अकबरनामा जो है वो अकबर के ऊपर लिखा गया है ना। और बादशाहनामा जो है बादशाह, शाहनामा मतलब शाहजहां, तो शाहजहां के ऊपर जो लिखा गया है वो है बादशाहनामा। और अकबरनामा जो है वो अकबर के ऊपर लिखा गया। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और बादशाहनामा जो है वो अबुल फजल का जो शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्हीं के द्वारा बादशाहनामा लिखा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो वहां पे कभी कभी लाहौरी दे देगा, कभी कभी हमीद लाहौरी, कभी कभी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे, आपको तीनों में से किसी में भी टिक करना है, ठीक है। पूरा नाम उनका अब्दुल हमीद लाहौरी है, ठीक है। तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। तो एक एक करके पॉइंट को आपको रखना है। जैसे देखिए अकबरनामा जो है वो अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है, बादशाहनामा जो है वो शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताता है। तो आपको जो है मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया था पार्ट 1 पार्ट 2 को। अब पार्ट 3 में हम लोग जो है मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। मुगल दरबार क्या होता है, जैसे आज के दिन सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है ना, जहां पर मंत्री प्रधानमंत्री जितने भी लोग मंत्री एमएलए वगैरह एमपी वगैरह होते हैं वो बैठते हैं। तो वैसे ही उस वक्त में मुगल दरबार होता था जहां पर राजा और उनके जो भी वजीर, उनके जो भी नेता टाइप का इंसान होते थे उस वक्त में वो बैठते थे, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का दरबार लगता था, यानी कि मीटिंग लगता था, जिसको हम लोग सभा बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो उस वक्त में जो है दरबार उसको बोलता था, ठीक है। तो मुगल दरबार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी जो बात है वो समझ में आएंगे और अगर प्रश्न में आपको पूछ दिया जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुगल दरबार इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। कहने का मतलब है जैसे आज अगर धरती किसी चीज पे टिकी हुई है तो वैसे मुगल दरबार को भी देखा जाता था कि ये एक ऐसा है जो कि मुगल सल्तनत का एक प्रकार का समझ सकते हैं कि मुगल सल्तनत जो है वो मुगल दरबार पे ही टिकी हुई थी, ठीक है। दरबार में किसी की हैसियत जो है इस बात से पता चलता था, इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना करीब है तथा दूर बैठा है। कहने का मतलब है अगर वो शासक के ज्यादा करीब है तो उसका हैसियत ज्यादा, अगर वो शासक यानी कि राजा के अगर दूर है, यानी कि राजा से थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब है कि उसका हैसियत जो है वो कम है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान जो है वो बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक होता था। यानी कि अगर राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर स्थान दिया है, कोई भी पद दिया है, तो उसको समझिए कि उसका जो महत्ता का प्रतीक है, यानी कि उसको अधिकतम वो उसी लायक है, उस प्रकार का उसको पद जो है मिलता था, ठीक है। कॉर्निश औपचारिक यह अभिवादन का एक तरीका था जिसमें दरबारी शासक की दाएं हाथ की तलहटी को चूमते थे और कर आगे की ओर सिर झुकाते थे। यानी कि कॉर्निश औपचारिक जो है एक प्रकार का अभिवादन का तरीका है। जैसे आज के दिन हम लोग सलाम नमस्ते वगैरह करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ के कोई हाथ मिला करके कोई गला मिल करके जो है करते हैं। तो वैसे ही जो शासक उस वक्त में होता था, तो दरबारी शासक की जो है दाएं हाथ को ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं शासक है तो शासक का जो राजा का जो दायां हाथ होता था उन्हीं का जो तलहटी, यानी कि देखो तो तलवार जिसको बोलते हैं, उसका ऊपर में जो उल्टा हाथ होता है ना, तो उसी का उल्टा हाथ को जो है चूमता था और फिर आगे सिर भी झुकाता था। तो आप एक प्रकार का समझ सकते हैं, अगर कोई जो है अर्तुगरुल गाजी सीरियल को देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, जैसे हाथ का उल्टा साइड उसको चूमता था, उनके बाद फिर अपना सिर को भी झुकाता था। तो ये भी एक प्रकार का अभिवादन का तरीका था, मुगल दरबार में ऐसा होता था, ठीक है। चलिए, अब उपहार, भेंट और पदविया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उस वक्त में जो उपहार दिया जाता था, भेंट भी एक प्रकार का गिफ्ट ही होता है, और पदविया का मतलब होता है कि कोई पद वगैरह अगर उनको मिलता है तो उस समय कैसे कैसे क्या होता था उसको देखते हैं। जैसे देखिए, योग्य व्यक्तियों को पदवियों देना मुगल राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। यानी कि जो उस लायक होता था, जो पद के जो पद के लायक होता था उनको वही पद देता था, वही पद मिलता था। और ये जो है मुगल राज्य तंत्र का यानी कि मुगल सल्तनत का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था।
किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे, यानी कि अगर कोई शत्रु, कोई दुश्मन अगर हार जाता था और इन लोगों की विजय हो जाती थी, जीत हो जाती थी, तो फिर विशाल पदवियां, यानी कि उनको, यानी कि कहिए कि जो भी मुगल बादशाह है वो जो है अगर जीत हासिल हुई है तो सभी को एक विशाल पद देते थे, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा पद देते थे। ठीक है, दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। पदवियां तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जयसिंह तथा जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब जो है अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों को, एक का नाम था जयसिंह और एक का नाम था जसवंत सिंह, इन दोनों को जो है मिर्जा राजा की पदवी दी थी। ठीक है, मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। यानी कि अगर कोई नाम वगैरह जिलवाना चाहता है, कोई पद बनाना चाहता है तो वो भेंट भी दे सकता था, गिफ्ट भी जो है दे सकता था। और मीर खान ने क्या किया, अपने नाम में सिर्फ अलिफ यानी कि अ अक्षर को लगाने के लिए जो है उसे, यानी कि राजा को, औरंगजेब को जो है कितने रुपए दिए, तो लगभग 1 लाख रुपए उस वक्त का। ध्यान दीजिएगा, आज से 300-400 साल पहले की बात है ये। ठीक है, 16वीं-17वीं शताब्दी की बात है, तो उस वक्त का 1 लाख आज का तो करोड़ों से भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अन्य उपहारों में, जैसे अन्य उपहार, जैसे एक तो रुपया दे दिया, अन्य उपहारों में एक खिल्लत होता था, वो भी सम्मिलित था। सरप्पा यानी कि सर से पांव तक एक अन्य उपहार था जिसके 3 हिस्से हुआ करते थे, पगड़ी, जामा और पटका, है ना। तो उस वक्त में एक और भी उपहार दिया जाता था जिसको बोलते हैं सरप्पा, यानी कि सर से लेके पांव तक, यानी कि जिसमें एक पगड़ी होता था, एक जामा होता था, पजामा, एक पटका होता था। ठीक है, बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट, पद्म मुरस्सा भी उपहार प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपहार, भेंट और पदवियां। अब आगे हम लोग चलते हैं शाही परिवार, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अगर जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चलिए शाही परिवार। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां तथा अन्य स्त्रियों जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, इन दोनों में अंतर रखा जाता था। ठीक है, यानी कि एक शाही परिवार हो गया और एक अन्य स्त्रियां हो गया, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता था। यानी कि मुगल परिवार में जो होता था उनको शाही परिवार बेसिकली बोला जाता है। तो मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली जो स्त्री थी और अन्य स्त्री जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, इन दोनों में अंतर रखा जाता था। ठीक है, बेगम जो है वो मुगल परिवार में आने वाली स्त्रियां, अगहा जिनका जन्म शाही परिवार में नहीं हुआ था उन्हें अगहा कहते थे। ठीक है, बेगम जो कि मुगल परिवार में आने वाली स्त्रियां थी, और अगहा मतलब जिनका जन्म शाही परिवार में नहीं हुआ था उन्हें अगहा कहते थे। हरम शब्द का प्रयोग जो है अक्सर मुगलों की घरेलू दुनिया को बताने के लिए इस्तेमाल होता था। यानी कि मुगलों की घरेलू दुनिया को बताने के लिए जो है हरम शब्द का प्रयोग होता था। हरम शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। ध्यान रखिएगा, हरम शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, पवित्र स्थान। और ये किसके लिए होता था, तो मुगलों की घरेलू दुनिया को बताने के लिए जो है हरम शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, नूरजहां के बाद मुगल रानियों तथा राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। शाहजहां के बेटियों जहांआरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। ठीक है, नूरजहां के बाद मुगल रानियों तथा राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का लाभप्रद केंद्र था, वहां से राजस्व प्राप्त होता था। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो शाहजहां की बेटी थी, एक का नाम था जहांआरा, एक का नाम था रोशन आरा, इनको जो है बहुत ही ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसको इनकम होता था। ठीक है, जहांआरा जो था उनको सूरत का जो भी बंदरगाह था, बंदरगाह मतलब जहां पर जहाज वगैरह उस वक्त का नाव वगैरह रोका जाता था, उन्हीं को बंदरगाह बोला जाता है। तो बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का लाभप्रद केंद्र था, वहां से जो है टैक्स जो है वो जहांआरा को मिलता था। जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई परियोजनाओं में हिस्सा लिया। शाहजहानाबाद जो है आज के दिन इसी को दिल्ली बोला जाता है। तो जहांआरा ने शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद की कई परियोजनाओं में, यानी कि कई ऐसे प्रोजेक्ट में जो है हिस्सा लिया था। किसने, जहांआरा ने। यानी कि एक प्रकार का उस वक्त में प्रोजेक्ट कैसे होता था कि जैसे कोई डिजाइन हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, शाहजहानाबाद की हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जो है वो जहांआरा द्वारा बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो चांदनी चौक है शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में, तो उसी को
चांदनी चौक को क्या बोला जाता था? हृदय स्थल। क्या? हृदय स्थल, हृदय स्थल। ठीक है, तो शाहजहानाबाद के जो हृदय स्थल है जिनका नाम है चांदनी चौक, इनका जो रूपरेखा है, इनका जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो किसने बनाया था? तो जहां आरा ने बनाई थी। ठीक है, जहां आरा और रोशन आरा जो है ये शाहजहां की बेटी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए अब जैसे बाबर है, ठीक है, बाबर हो गया सब, जो कि मुगल सल्तनत का स्थापना किया। उनके बाद हुमायूं आया, उनके बाद अकबर आया। ठीक है, उनके बाद जो है तो यहाँ पर हुमायूं की बहन का मतलब क्या हो गया? यानी कि बाबर की पुत्री, क्योंकि बाबर का बेटा का नाम है हुमायूं और बाबर की बेटी का नाम है, बाबर की बेटी का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम और हुमायूं ये दोनों क्या हो गया? आपस में भाई बहन हो गया। ठीक है, तो बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, क्योंकि हुमायूं और गुलबदन बेगम जो है ये क्या है? बाबर की बेटा और बेटी है। ठीक है, तो अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुलबदन बेगम जो है वो अकबर का फूफी हुआ। तो ये आपको रिश्ता थोड़ा जोड़ लीजिएगा। गुलबदन जो है वो खुद फारसी और तुर्की में धारा प्रवाह यानी कि तूफान की तरह लिखती थी। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है? तूफान की तरह। तो गुलबदन बेगम जो है वो फारसी और तुर्की जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से लिखती थी, यानी कि धारा प्रवाह लिखती थी। ठीक है, अब देखते हैं मुगल अभिजात वर्ग। ये छोटा सा टॉपिक है, इनको देखते हैं। फिर उसके बाद सफावी और मुगल के बीच कंधार को लेकर जो विवाद है, ठीक है, उनके प्रांतीय प्रशासन के बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर मुगल दरबार में जो जेसुइट धर्म प्रचारक है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करता था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और उनके बाद फिर थोड़ा सा देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। देखिए, मुगल अभिजात वर्ग, मुगल राज्य के अधिकारियों का दल, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इसमें यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना बने जो आगे चलकर राज्य की सत्ता को चुनौती दे। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ग, कोई भी दल बनता था तो इस पर इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी दल को इतना छूट ना दिया जाए जिससे कि वो आगे जाकर के दिक्कत करे और फिर एक अपना कुछ अलग राजा, कोई अलग सल्तनत, कोई अलग कुछ बना ले। ऐसा उनको शक्तिशाली भी होने नहीं देना है। ठीक है, जहांगीर के शासन में 1 सेकेंड, ठीक है, चलिए, जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां मृत्यु 1645 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानी जो थे उनको, यानी कि ईरानियों, यानी कि ईरान के जो रहने वाले थे उनको उच्च पद प्राप्त हुआ। ठीक है, जहां की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी, क्या नाम था उनका? नूरजहां, यानी कि राजनीतिक रूप में जो प्रभावशाली थी उनका नाम था नूरजहां, जिनकी मृत्यु जो है 1645 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, नूरजहां की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1645 में, और ये जो है एक ईरान की रहने वाले थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, औरंगजेब जो है वो राजपूतों को बहुत ही उच्च पदों पर उनको बहाल किया, नियुक्त किया, लेकिन फिर भी शासन में जो है अधिकारियों के समूह में जो है मराठा जो था उस वक्त में बहुत ही ज्यादा संख्या में था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाए थे। ठीक है, यानी कि मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले जो अकबर थे वो अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाए। मीर बख्शी यानी कि उच्चतम वेतनदाना खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। और केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, एक का नाम था दीवाने आला जो कि वित्त मंत्री, और एक है सदर और सुदूर जिनको अनुदान मंत्री कहा जाता है। तो अगर दीवाने आला आ जाए, ये भी उच्च पद होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। इसका नाम है क्या? वित्त मंत्री, यानी कि ये पैसे वगैरह का सारा देखभाल करेगा। और एक अनुदान मंत्री जिसको बोला जाता था सदर और सुदूर, क्या बोला जाता था? सदर और सुदूर। और दीवाने आला मतलब वित्त मंत्री। ठीक है, आज के दिन जो हम लोग वित्त मंत्री बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? दीवाने आला, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन अभी प्रेजेंट में, तो दीवाने आला जो है वो है वित्त मंत्री और सदर और सुदूर अनुदान मंत्री। ठीक, अब देखते हैं सफावी और मुगल के बीच जो कंधार को लेकर विवाद है, इनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कंधार जो है वो सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ थी। ठीक है, कंधार जो है वो सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ थी। कंधार जो है वो किला नगर प्रारंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, कंधार प्रारंभ में हुमायूं के अधिकार में था, क्योंकि हुमायूं जो है वो तो पहले था ना। अकबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, जो कि 1530 से लेकर के 1540 तक, फिर 15 साल हार गया और फिर 55 से लेकर के 56 तक शासन किया था, है ना। तो 1530 से लेकर 1556 के बीच 15 साल ये गैप रहा। तो उस वक्त में जो कंधार था वो हुमायूं के अधिकार में था। फिर 1595 में अकबर इनको दोबारा जीत लिया था। ठीक है, 1613 में जहांगीर ने कंधार को मुगल के अधिकार में
शाह अब्बास के दरबार में रहने देने की वकालत की, जिसके लिए उन्होंने राजनयिक दूत भेजा, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 में शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया, लेकिन क्योंकि मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिस कारण उसे पराजित होना पड़ा और किले तथा नगर को सफावियों को सौंपने पड़े। ठीक है, तो ये हो गया सफावी और मुगल के बीच कंधार को लेकर विवाद। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। देखिए वहां उस वक्त का जो कानून था, जो प्रशासन था, उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। शासन के अच्छा ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर के वहां पर आपको लिखना है तनु क्लासेस, यानी कि सर्च करना है तनु क्लासेस। तनु क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और वहीं पे आपको कोई भी कोर्स में जो भी कोर्स का आपको लेना है, एक सब्जेक्ट का सिंगल सब्जेक्ट का आपको सिर्फ कोर्स पे जाना है और एक एक करके देख लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रांतीय प्रशासन। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। कहने का मतलब है प्रत्येक सूबा जो है, यानी कि आज के दिन जो राज्य है वो अलग अलग है ना, तो उस वक्त में भी राज्य अलग अलग होता था। राजा एक होता था लेकिन राज्य अलग अलग होता था और हर जगह एक सहायक समूह होता था, एक लेखाकार होता था, एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यानी कि संदेशवाहक होता था। फारसी भाषा को शासन की भाषा बना दिया था, जैसे आज के दिन हिंदी भाषा है ना, तो उसी तरीके से फारसी भाषा को उस वक्त में शासन की भाषा बना दिया था। परंतु ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता था, लेकिन ग्राम लेखा के लिए जो है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग जो है उस वक्त में होता था। ठीक है, यानी कि मेन जो है वो तो फारसी भाषा था, जैसे आज के दिन हिंदी है। लेकिन अगर हम लोग कोई ग्राम विशेष है, कहीं भी जाते हैं तो अपना भाषा भी बोलने लगते हैं, कहीं इंग्लिश बोलने लगते हैं, कहीं और भी जो रीजनल लैंग्वेज है उनको बोलने लगते हैं, है ना। स्थानीय जमींदारों तथा मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष चलता था। जमींदार को प्रायः किसानों का समर्थन मिलता था। ठीक है, स्थानीय जमींदारों तथा मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच जो है ये संसाधनों के लेकर के और सत्ता के बंटवारे को लेकर के हमेशा संघर्ष चलता था, हमेशा लड़ाई होती थी। और जमीन को प्रायः किसानों का समर्थन मिलता था और जमींदार को जो है हमेशा किसका समर्थन मिलता था, किसानों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जो है वो जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों के विवरणों से हुई थी। ठीक है, यानी कि यूरोप को जो भारत के बारे में पता चली थी, भारत में जानकारी जो मिली थी, वो जेसुइट धर्म प्रचारक हो गया। एक यात्री, जो यात्री वगैरह होते थे उस वक्त में, जो भी व्यापारी करने के लिए आते थे, उनसे हुई। ठीक है, मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में यह जेसुइट वृत्तांत जो है सबसे पुराने वृत्तांत है। पुर्तगाली राजा भी जेसुइट यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस, जेसुइट का मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी कहने का मतलब है जो क्रिश्चियन टाइप के, जो मतलब कि जो क्रिश्चियन से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन। ठीक, चलिए तो पुर्तगाली राजा भी जो है वो जेसुइट यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की सहायता से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। तो पुर्तगाली राजा भी जो है वो भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। और मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में ये जो जेसुइट है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी भारत के बारे में बताने के लिए भी ये जो जेसुइट है, जो पुर्तगाली है, क्योंकि 1498 में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था, यही खोज किया था, है ना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खास करके भारत जो है, भारत के बारे में जो यूरोप जाना, तो उसमें जो बड़ी भूमिका है वो पुर्तगाली राजा का था। अकबर जो है वो ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। अकबर जो है वो ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पदारियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। ठीक है, यानी कि जेसुइट को यहाँ पर आने के लिए, भारत में आने के लिए उस वक्त में अकबर जो है आमंत्रित किया था, यानी कि उनको दावत दिया था और दूत मंडल को गोवा भेजा था, उनको यहाँ पर बुलाया था। क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार वगैरह, जो भी तीर्थ यात्री या फिर ये कह सकते हैं जो भी यात्री होता था, जो भी व्यापार होता था, तो वो ज़्यादातर कहाँ पे आते थे, गोवा में, क्योंकि वो समुद्री इलाके में पड़ता है। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वो वहां लगभग 2 साल रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में कब पहुंचा था, 1580 में, और वहां लगभग वो 2 साल तक रहा। ठीक, अब देखते हैं मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करता था, वो कौन कौन सा है देखते हैं। सूर्य वर्ष तथा चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, वसंतागमन पर फारसी नव वर्ष और शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन, ये तीनों काफी खर्चीला होता था। मुगल शासक जो है वो 3 मुख्य त्योहार मनाया जाता था। पहला है जन्मदिन होता था, जो भी शासक का जन्मदिन होता था, बर्थडे। ठीक है, दूसरा है वसंतागमन पर फारसी नव वर्ष, यानी कि जैसे आज के दिन जनवरी 1 जनवरी जो होगा आपका, तो वो क्या होगा, अंग्रेजी महीना का दिन होगा, है ना। वैसे ही जो इस्लामी महीना वो अलग है,
और भी अलग अलग महीना है, जैसे हिंदी जो महीना है जो हम लोग बोलते हैं ना, आषाढ़, सावन भादो ऐसे करके बोलते हैं, आपको तो आता नहीं है। तो ये सारा जो महीना है वो अलग अलग है, तो सबका अलग अलग नव वर्ष होता है। जैसे हम लोग 1 जनवरी को नव वर्ष बनाएंगे, तो वैसे ही फारसी का भी एक अपना अलग नव वर्ष था। तो उस दिन बनता था कोई त्यौहार, एक जन्मदिन पर, एक उस दिन यानी कि जिस दिन नया साल होता था फारसी में, और एक शाही परिवार में अगर कोई विवाह होता था, कोई शादी होता था तो उस दिन। तो ये तीनों मुख्य त्योहार जो है वो मुगल दरबार में था, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता था। ठीक है, 1635 में दारा शिकोह और नादिरा यानी कि राजकुमार परवेज की जो बेटी थी उनका नाम क्या था, नादिरा, और एक का नाम था दारा शिकोह। इन दोनों के विवाह की जो व्यवस्था है वो राजकुमारी जहां आरा जो था, और जहां आरा कौन है, शाहजहां की बेटी। ठीक है, तो राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी जिनका नाम था सती उल निशा खानम द्वारा की गई। ठीक है, नवरोज का मतलब होता है जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था, और बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी, यानी कि शासक को एक तरफ और एक तरफ एक कोई गिफ्ट को जो भी दान करना हो उनको एक तरफ रखा जाता था। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं शासक का वजन अगर 80 किलो है तो 80 किलो का कोई चीज को जो है बांटा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। देखिए ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस छोटा सा है आपका एनसीईआरटी में, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस पैमाने पर रखा कि वह ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को जारी रख सके। ठीक है, ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। ठीक है, तो देखिए आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया, चैप्टर 9, और इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा उसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग तनु क्लासेस सर्च करेंगे, ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। और रोज आपकी एक 7 बजे एक 9 बजे क्लास होती है, अब एक सुबह भी क्लास होगी लगभग 6:30 में। ठीक है, तो इन तीनों क्लास में आपको जुड़ना है, सिलेबस आपको बिल्कुल कंप्लीट होगी, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।